भूतों का नाम सुन के डर लगता है ना। कभी आपने सुना है कि किसी एंटिटी ने किसी इंसान की जान बचाई हो, जो सिर्फ भूत योनि से इंसान योनि में किसी की जान बचाने आई हो। तो चलो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, सीधा सीधा स्टोरी पे आता हूँ। ये कहानी मुझे भेजी है अब्दुल ने, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। अब्दुल कहते हैं कि सचिन भाई, मेरी छोटी बहन वो हमेशा बीमार रहा करती थी। वो सिर्फ अभी 12 साल की थी और उसके शरीर में पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां घर कर चुकी थी। वो हमेशा बीमार ही रहती थी। हमने इतने डॉक्टरों को अपनी बहन को दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी का किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं था। जगह जगह कभी अलीगढ़ गए, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद। जितने हमारे रिलेटिव्स थे सभी ने हमें जितने भी डॉक्टर सजेस्ट किए थे, हम सारी जगह पर जा चुके थे, लेकिन हमें हमारी बहन का इलाज कहीं भी नहीं मिला। फिर आता है वो दिन जिसके लिए अब्दुल और अब्दुल की फैमिली बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। एक रात की बात है, रात के 2 बजे अब्दुल की बहन के रूम से बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की और चीखों की आवाज़ आती है। अब्दुल की बहन के रूम के जस्ट बाहर हॉल था, जिस हॉल में अब्दुल, अब्दुल की खाला, अब्दुल की अम्मी और अब्दुल के अब्बू जान बाहर ही सो रहे थे। क्योंकि हमेशा उसकी बहन बीमारी रहती थी, तो ये उसके रूम के जस्ट बाहर हॉल में सोया करते थे। अब जैसे ही ये रूम खोलते हैं तो ये पाते हैं कि जो अब्दुल की बहन है वो अपने ही बालों को नोच रही है, अपने ही नाखूनों से अपने शरीर को नोच रही है, अपने ही हाथों से अपने शरीर के साथ इतना गंदा कर रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। उसने अपने शरीर की ये हालत कर ली थी कि अब्दुल को उसी टाइम पे उल्टी आ चुकी थी। अब्दुल कहते हैं कि सचिन भाई, उस टाइम पे जो मेरी बहन थी उसको देख के जो हमारी हालत हुई थी वो कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी दुश्मन के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ था। हमने जैसे तैसे अपनी बहन को संभाला, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए और फिर डॉक्टर ने फिर वही सारी चीज़ें बोली कि ये शायद मेंटली डिस्टर्ब है। फिर उसी से दूसरी रात जो अब्दुल की खाला थी वो अब्दुल की बहन के रूम में खाना लेके जाती है, तो वो देखती हैं कि जो अब्दुल की बहन थी वो फांसी लगा के मर चुकी है। अब्दुल की खाला अब्दुल की बहन को देख के इतनी ज़ोर से चीखती हैं कि उसकी पूरी फैमिली सुन लेती है। अब्दुल, अब्दुल के अब्बू, अब्दुल की मम्मी, सारे लोग उसकी बहन के रूम में जाते हैं और सारे लोगों की चीख पुकार की आवाज़ बाहर तक आने लगती है। अब आता है दूसरा दिन। ये जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं ये वो सारी चीज़ें करते हैं। अब इनको लगता है कि कहानी ना यहीं ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब्दुल की बहन तो जा चुकी थी, अब अब्दुल के घर में किसकी बारी थी। जिस दिन अब्दुल की बहन का रिचुअल हुआ था मरने के बाद, उसी दिन से अब्दुल के जो अब्बू थे वो बीमार रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब्दुल और अब्दुल की फैमिली ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में इनके साथ हो क्या रहा है। अब्दुल की फैमिली की जो कंडीशन थी ना, फाइनेंशियली इतने डाउन हो चुके थे कि अब उन पे ना घर में सब्जी बनाने के भी पैसे नहीं थे। अब्दुल बताते हैं कि सचिन भाई, जो भी उस टाइम पे मैं फेस कर रहा था ना, मेरा मन तो ऐसा करता था कि मैं भी फांसी लगा के मर जाऊं, पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी मेरे अब्बू की और मेरी अम्मी की। यही सारी चीज़ें मुझे हमेशा रोक लेती थी, वरना मेरा जीने का मेरा भी कोई मन नहीं था। डे बाई डे अब्दुल के जो अब्बू थे उनकी हालत बहुत ही ख़राब रहने लगी थी और वो हमेशा कहते थे कि वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे ले जाएगी। लेकिन अब्दुल इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे कि उसके अब्बू बात किस चीज़ की कर रहे हैं। अब्दुल की गली के एक मुल्ला जी थे, उन्होंने अब्दुल को बुलाया अपने पास और उसको एक ऐसी चीज़ बताई जो कि अब्दुल की फैमिली के लिए एक वरदान साबित हो सकती थी। मुल्ला जी ने अब्दुल से कहा कि बेटा ऐसा कर, पास ही की पहाड़ी पे एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, तो उनके पास जा और पूछ तेरी फैमिली में एक्चुअल में चल के आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई एंटिटी तेरे पूरे घर के पीछे पड़ गई हो, या फिर तेरे किसी अपने ने तेरे ऊपर काला जादू कर दिया हो। ये सुन के अब्दुल के भी थोड़ा
दिमाग में ये बात आती है और वो दूसरे दिन ही उस पहाड़ी पे बाबा से मिलने चले जाते हैं। और जो बाबा था वो अब्दुल को बताता है कि बेटा, तेरे घर पे ना किसी ने मारन क्रिया की हुई है। तो अब्दुल कहता है कि बाबा, ये किसने की है? बाबा कहते हैं कि बेटा, इतना तो मुझे अभी नहीं पता, जितनी भी मेरी सिद्धियां थी उसके जरिए बस मुझे अभी इतना ही पता चला है कि तेरे घर पे किसी तेरे अपने ने, किसी तेरे चाहने वाले ने मारन क्रिया की हुई है। तो अब्दुल कहता है कि बाबा, हम तो सबसे बड़े प्यार से बात करते हैं, हमारी फैमिली की तो आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, फिर ऐसा कौन कर सकता है? तो बाबा कहते हैं, इस सारी चीज़ों के लिए तू मुझे अभी 1 महीने का टाइम और दे दे। 1 महीने में अपनी घोर तपस्या में बैठूंगा, फिर जाके पता करूंगा कि एक्चुअल में तेरी फैमिली पे काला जादू किसने किया है, और उसी टाइम पे उस काले जादू को उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगा जिसने तेरी फैमिली को आहत किया है। ये सुन के अब्दुल कहता है कि बाबा, कुछ ऐसा तो कर दो कि जिससे 1 महीने तक मेरी फैमिली में ऐसी कोई बात ना बने। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कर, ये ताबीज़ ले जा और तू तेरी अम्मी जान और तेरे अब्बू जान को ये ताबीज़ पहना दे। तो अब्दुल कहता है कि बाबा, मेरे घर में ना मेरी खाला भी रहती हैं। तो वो एक ताबीज़ अपनी खाला के लिए भी ले लेता है। घर वापस आता है, वो अपने अब्बू के गले में वो ताबीज़ डाल देता है और अपनी खाला को भी पहना देता है और अपनी मम्मी को भी, और वो खुद भी उस ताबीज़ को पहन लेता है। उस ताबीज़ को पहनने के बाद उसके अब्बू की तबीयत थोड़ा सुधर रही थी। कुछ दिन बीते, अब अब्दुल के जो अब्बू थे वो अब्दुल से बात करने के तरीके जो उन्होंने चेंज किए थे वो संभल चुके थे। अब उनको रात में कोई भी दिखाई नहीं देता था। वो अब्दुल से कहते हैं कि बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं अपनी जो जॉब करते थे अब्दुल के पापा, उस पर वापस जाने की बात कर रहे थे। बाबा के उस ताबीज़ की वजह से अब्दुल की फैमिली में सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सही हो रही थी। अब अब्दुल को लगने लगा था कि अब मेरे घर में पुराने वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। 1 महीने तक उसकी फैमिली जैसे पहले रहती थी ना, वैसे ही रहने लगी थी। अब उसकी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं थी, सबकी तबीयत अच्छी थी। इसी चक्कर में अब्दुल भूल जाता है कि उसको 1 महीने के बाद बाबा के पास जाना था, और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। 1 महीना निकल जाने के बाद एक रात जब अब्दुल अपनी छत पे सो रहा था, तो उसको फील होता है कि नीचे से ना किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, और वो नीचे जाता है। नीचे जाके वो देखता है कि उसकी अम्मी जान और खाला जान दोनों बड़े आराम से सो रहे थे। फिर वो अपने अब्बू के रूम में जाता है तो देखता है उसके अब्बू भी बड़े आराम से सो रहे थे। फिर वो ऊपर आता है, उसे लगता है कि शायद उसका कोई वहम था। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि किसी लेडीज़ की नीचे से रोने की आवाज़ आ रही है। फिर वो नीचे जाता है, फिर वो सारी चीज़ें सेम देखता है जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। उसकी फैमिली के तीनों मेंबर अब बड़े आराम से सो रहे थे। अब अब्दुल थोड़ा ना डरने लगता है कि एक्चुअल में ये आवाज़ किसकी आ रही है। अब्दुल फिर से छत पे सोने के लिए जाता है। अब जो उसके साथ होने वाला था वो सोच के अब्दुल अपने ही पेंट में टॉयलेट कर गए थे। ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई है। अब्दुल कहते हैं कि सचिन भाई, इस चीज़ में कोई भी शर्म नहीं है, शायद मेरी जगह और कोई भी होता तो वो भी पैंट में टॉयलेट कर जाता। अब अब्दुल फील करता है कि उसकी चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा वजन है। अब्दुल देखता है कि उसकी चेस्ट पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको इतना प्रेशर फील हो रहा था ना, उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। अब्दुल इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अचानक से उसकी चेस्ट पे एक काला साया, जैसे कोई लेडीज़ बैठी हो, वो एंटिटी उसको दिखाई देती है कि अब्दुल की जो चेस्ट थी उस पर बैठी है। अब्दुल ये देख के बहुत ही डर जाते हैं और उनकी पैंट में ही टॉयलेट निकल जाती है। अब्दुल उस लेडीज से बात करने की कोशिश करते हैं कि तू कौन है, क्यों मेरे परिवार को परेशान कर रही है, लेकिन अब्दुल की कोई भी आवाज़ मुंह से नहीं निकल रही थी। अब्दुल अपनी अम्मी जान को, अब्बू जान को, खाला जान को बहुत तेज आवाज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी भी आवाज़ उनके मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। फिर वो अपना जो मुसल्लमों में
क्या नाम था, कलमा जो होता है, कलमा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो कलमा पढ़ते हैं तो वो एंटिटी गायब हो जाती है और वो भागे भागे अपनी अम्मी जान के पास और अपनी खाला जान के पास नीचे जाते हैं और सारी चीज़ें उन लोगों को बता देते हैं। अब अब्दुल की अम्मी जान और खाला जान भी बहुत डर जाती हैं। अब्दुल से कहती हैं कि बेटा, जो उस पहाड़ी वाले बाबा ने तुझे ताबीज़ दिया था वो कहाँ है तेरा? तो अब्दुल अपने गले में देखता है तो उसका ताबीज़ उसके गले में ही नहीं था। अब्दुल को पता चल चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर चुकी है बाबा के पास न जाके, और जो बाबा का ताबीज़ था वो भी मैं खो चुका हूँ। अब अब्दुल को ये रात जैसे तैसे काटनी थी, फिर उसको दूसरे दिन पहाड़ी पे जाना था। अब ये भी रात कट जाती है। अब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन जो इसके साथ होने वाला है सुनो। दूसरे दिन सुबह होते ही अब्दुल के पापा बहुत ही वियर्ड साउंड करने लग जाते हैं, जैसे कि अब्दुल की पहले बहन करती थी। वो अपनी बालों को नोचने लग जाते हैं, अपनी मुंह को नोचने लग जाते हैं, अपने शरीर को इतनी ज़ोर से नोचते हैं कि उनकी पूरी बॉडी से ब्लड आने लगता है। ये चीज़ें देख के अब्दुल अंदर तक हिल जाता है। अब्दुल एक गाड़ी करता है, गाड़ी में अपने पापा को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। तो जो डॉक्टर अब्दुल को बताता है वो सेम कंडीशन जो उसकी बहन की थी वही कंडीशन उसके पापा की बताता है। अब्दुल समझ जाता है कि अब मेरे जो अब्बू हैं वो भी अब ज़्यादा दिन के नहीं हैं। डॉक्टर कहता है कि बेटा, तेरे जो अब्बू हैं उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, वरना ये किसी दिन तुम्हारी भी जान ले सकते हैं या फिर अपनी भी जान ले सकते हैं। लेकिन अब्दुल को पता था कि सारी चीज़ें कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। अब्दुल अपने पापा को लेके पहाड़ी वाले बाबा के पास जाता है। पहाड़ी वाले बाबा अब्दुल को देख के बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुझे जब 1 महीने की मोहलत दी थी तो तू 1 महीने में मेरे पास क्यों नहीं आया था? अब्दुल कहता है कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा ना तो मेरे अब्बू का भी हाथ मेरे सर से हट जाएगा। प्लीज़ मेरे अब्बू को जैसे तैसे कुछ भी करके बचा लो। तो बाबा कहते हैं, बाबा अब्दुल को बोलते हैं कि तू पहले अपने घर पहुंच, मैं रात को 12 बजे आऊँगा और तेरे घर पे जो भी किसी ने काला जादू किया है उसका नाम तुझे बताऊंगा और काले जादू का उतारा करूंगा। ये सुन के अब्दुल अपने घर वापस चला जाता है। रात के 12 बजने में अभी 1-2 घंटे बाकी थे तो अब्दुल को अपनी खाला की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। अब्दुल देखता है कि अब्दुल की खाला अब्दुल के अब्बू के रूम में है। अब्दुल भागा भागा अपने अब्बू के रूम में जाता है और उसकी भी चीखें निकल जाती हैं। अब्दुल को देखकर अब्दुल की अम्मी भी आती है और उसकी भी चीखें निकल जाती हैं। वो देखते हैं कि अब्दुल के जो अब्बू थे फांसी लगा के उन्होंने भी सुसाइड कर ली है। पूरे घर में जो माहौल था वो इतना इंटेंस और डरावना था कि यार कोई सोच भी नहीं सकता है। उनकी रोने की आवाज़ सुन के उनकी जो गली के लोग थे वो भी आ जाते हैं और ज़्यादा देर नहीं हुई थी, जो पहाड़ी वाले बाबा थे वो भी उनके पास आ जाते हैं। और अब जो होने वाला है वो शायद आपने और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जो पहाड़ी वाले बाबा थे वो सीधा अब्दुल की खाला के पास जाते हैं और उसके सर पे एक बबूत मारते हैं। बबूत, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बबूत कहते हैं राख को, जो कि सिद्ध की हुई राख होती है, भगवान के पैरों की राख होती है, या फिर हवन मार लो जो यज्ञ करते हैं ना उसकी राख होती है, उसको विभूत कहते हैं। वो उसकी खाला के सर पे मारते हैं और उसकी खाला जोरों जोरों से रोने लगती है। अब अब्दुल की खाला जो बोलने वाली थी उसे सुन के अब्दुल का पूरा गांव हिल जाता है। अब्दुल की खाला कहती है, ए पहाड़ी वाले बाबा, तू क्यों आया? मेरा तो अभी काम भी नहीं हुआ था। और पहाड़ी वाले बाबा को बहुत ज़ोर से गंदी गंदी गाली देने लगती है। ये देख के अब्दुल के पूरे गांव के लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होती। अब उसमें इतनी शक्ति आ चुकी थी, अगर गांव वाले उसको पकड़ के चुप भी कराने की कोशिश कर रहे थे ना तो गांव वालों को वो दीवार से सटा सटा के मार रही थी, बहुत दूर उनको फेंक रही थी। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में कहूँ तो उसके अंदर कोई एंटिटी थी, अब्दुल की खाला के अंदर।
तो जो पहाड़ी वाले बाबा थे वो कहते हैं कि तू ये बता कि तूने अपने ही परिवार को क्यों परेशान किया, तूने अपनी ही भतीजी की जान ले ली और अपने ही भाई को मार डाला, तू ऐसा क्यों कर रही है। तो जो अब्दुल की खाला है वो कहती है कि अभी तो ये 2 जानें और जाएंगी, तभी तो मेरा बलिदान पूरा होगा, तभी तो मैं पूरी तरह से डायन बनूंगी। ये शब्द सुन के पहाड़ी वाले बाबा कहते हैं कि यहाँ तक तो जो तूने किया है ना वो किया है, लेकिन इससे आगे तू एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगी, और जो तूने किया है ना उसकी सजा भी तुझे मिलेगी। अब जो पहाड़ी वाले बाबा थे वो अपनी सिद्धियों से, जो अब्दुल के अब्बू की डेथ जो रिसेंटली अभी हुई थी, उनकी बॉडी भी उसी रूम में थी फांसी से लटकी हुई, वो अपनी सिद्धियों से अब्दुल के अब्बू की जो आत्मा थी उसको अब्दुल के ही ऊपर बुलाते हैं। अब्दुल में जैसे ही उसके अब्बू की आत्मा आती है तो वो सीधा अपनी बहन से लड़ने के लिए लग जाते हैं। वो सीधा जाते हैं और अपनी बहन के पीछे से चोटी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तू मेरी बेटी को खा गई और तू मुझे भी खा गई, और तू मेरी पत्नी को भी खाना चाहती है और मेरे बेटे को भी खाना चाहती है, ऐसा क्या किया, मैंने तुझे इतने बड़े प्यार से यहाँ पे रखा था और तू मेरे पूरे परिवार को मारना चाहती है, ऐसा क्यों, ऐसा मैंने तेरे साथ क्या कर दिया। तो अब्दुल की जो खाला थी वो कहती है कि आज तक तूने मेरी कहीं शादी क्यों नहीं कराई। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल की जो खाला थी उनकी शादी नहीं हुई थी, वो कंवारी थी, और उसके पीछे अब्दुल एक रीज़न और बताते हैं कि उनकी जो लेफ़्ट टांग थी, जो उनका ये पैर होता है लेफ़्ट वाला, वो ख़राब था, वो चल नहीं पाती थी। अब्दुल के अब्बू थे, उन्होंने उसके लिए बहुत रिश्ते देखे थे, लेकिन कोई भी लड़का उनकी जो खाला थी उससे शादी करने के लिए रेडी नहीं था, और अब्दुल की खाला को लगता था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ मेरा भाई करा रहा है, लेकिन ये तो खुदा की गरीमत थी, खुदा का न्याय था, या खुदा की कोई भी करिश्मा हो कि उनका पैर खराब था। इसमें अब्दुल के पापा की अब्बू की कोई भी गलती नहीं थी, और यही सारी चीज़ें ये हो रही थी। तो जो अब्दुल की खाला है वो अब्दुल के जो फादर थे उनकी एंटिटी से कहती है कि तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदा था तब तूने मेरा कुछ नहीं किया, अब मरने के बाद तू क्या ही मेरा कर लेगा। तो जो पहाड़ी वाले बाबा थे वो एक और एंटिटी बुलाते हैं और अब्दुल की माँ के ऊपर छोड़ते हैं, फिर दोनों पकड़ के उसकी जो चोटी थी उसको काट देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा अगर आपको ये डिटेल में समझाऊं कि अब्दुल की खाला के ऊपर एंटिटी थी या कोई वैसी चीज़ थी। अब्दुल की खाला आदि डायन थी। अब आप बोलोगे तो डायन तो मरने के बाद बनते हैं, भाई मरने के बाद चुड़ैल बनते हैं। जो डायन होती है ना उसकी भी काली क्रिया की जाती है, काली विद्या होती है, काली विद्या की बहुत सारी किताबें होती हैं जो पढ़ के, उनके मंत्र होते हैं उनको पढ़ के हम डायन बन सकते हैं। अच्छा, डायन बनने के लिए आपको अपने ही परिवार की बलि देनी होती है, जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत वो जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या ही खाला थी यार उसकी। डायन बनने के लिए ना सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें एक पूरी किताब होती है, अगर आप चाहो ना तो प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, पर मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सीधा कहानी पे आते हैं, वरना आप जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और आप भी डायन बनो, ठीक है। तो अब आते हैं सीधा हम कहानी पे। जैसे तैसे जो एंटिटी थी वो अब्दुल की खाला को पकड़ के उनकी शक्तियाँ कम कर देते हैं, और जो गांव वाले लोग थे अब अब्दुल की खाला को लेके गांव में बांध देते हैं और उसको जिंदा जला देते हैं। हाँ, अब्दुल की खाला को जिंदा जला देते हैं, तब जाके अब्दुल की फैमिली कहीं ठीक रहती है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये कहानी जब मैं रात को पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते टाइम अब्दुल के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि भैया ये कहानी ना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती को दिखाती है, और सबसे बड़ी मेरे साथ जो हुआ था उस चीज़ को दिखाती है। मेरे अपने मुझसे दूर जा चुके हैं, मेरे अब्बू थे, मेरी बहन थी, सारे लोग मुझसे दूर जा चुके हैं। जो खाला थी वो ही मेरी दुश्मन थी, और मरने के बाद भी मेरे अब्बू ने हमारी सहायता की, जिससे कि हम खाला को रोक पाए।
वरना 1 महीने के अंदर फिर मेरी अम्मी जान जाती या फिर किसी दिन मैं जाता। तो यार बस कहानी यहीं ख़त्म होती है। यार आपको पता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही असली कहानी लाता रहता हूँ। तो आपको अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके भी रिश्तेदार ऐसे हैं जैसे कि अब्दुल की खाला थी, तो प्लीज़ उस रिश्तेदार का नाम लेके कमेंट करना, ठीक है। और भाई ऐसी चीज़ों से जितना हो सके ना दूर रहा करो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें अपने ही कराते हैं। ना तो किसी अपने को अपने बाल दो, जो कंघी होती कोम्ब होते हैं ना, कोम्ब भी मत दो, और ना अपने पैर की मिट्टी दो, उससे भी काला जादू हो जाता है। तो यार अपने घर में रहो, बच के रहो, सीधी सीधी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनाने में अगर कहीं भी मुझसे गलती होती है तो उसके लिए सॉरी। जय श्री राम। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे लगा दूंगा। कोई भी है आपके पास तो प्लीज़ मेरे पास शेयर कर देना। जय श्री